नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे विश्व जनसंख्या वृद्धि प्रतिरूप में भारत की जनसंख्या की वृद्धि का प्रतिरूप कैसा है। तो भारत में की प्रथम जनगणना सन 1872 ईस्वी में की गई, जो भारत की प्रथम एवं पूर्ण तथा समयबद्ध जनगणना जो है वो 1881 में संपन्न की गई। इसके पश्चात पूरे भारतवर्ष में 10 वर्ष के अंतराल पर सतत रूप से देश में जनगणना का कार्य किया जाने लगा और 2011 में जो जनगणना संपन्न हुई, भारत की 15वीं जनगणना 1872 से लेकर आज़ादी के बाद की 7वीं जनगणना मानी जाती है। और 1891 से 2011 तक की जनसंख्या वृद्धि के जो आंकड़े हम देखते हैं उसमें स्पष्ट होता है कि 120 वर्षों में भारत की जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है वो लगभग 5 गुने की वृद्धि हुई है। और इस समय में जो असमान वृद्धि देखने को दर मिलती है, इसको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। निराला भाई को नमस्कार। स्थिर जनसंख्या का समय, सतत जनसंख्या वृद्धि का समय और तीव्र जनसंख्या वृद्धि का समय। स्थिर जनसंख्या वृद्धि का जो भारतवर्ष में समय चलता है वो 1891 से 1991 के मध्य चलता है। इस स्थिति में भारत की जनसंख्या मात्र 23.6 करोड़ थी, जो अगले 30 वर्षों में सन 1921 तक 25.1 करोड़ हो गई। अर्थात 30 वर्षों की अवधि में भारत की जनसंख्या में मात्र केवल 1.5% व्यक्तियों की ही वृद्धि हुई। कारण इसका क्या है कि इस समय में 1891 से 1920-21 के समय जनसंख्या में कोई वृद्धि दर्ज नहीं की जाती है। इसके पीछे जो कारण होता है, प्राकृतिक आपदा नंबर 1, जिसमें आता है सूखा, अकाल, महामारी, प्राकृतिक दैवीय आपदाएं, जिन्होंने पूरे समाज को नष्ट कर देती थी। जो भी प्राकृतिक आपदा आती थी तो उस समय ज़्यादा से ज़्यादा पूरे के पूरा गांव ही समाप्त हो जाता था या नष्ट हो जाता था। दूसरा जो है, मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया था। जो मेडिकल साइंसेस थे वो बहुत ही निम्न स्तर का, या बहुत बड़े बड़े शहरों में वो भी नाम मात्र के, वो भी जो है कम विकसित अवस्था में थे, जिसकी वजह से जनसंख्या में हम जो देखते हैं वो मात्र 6.4% की वृद्धि देखने को मिलती है। दूसरा, सतत जनसंख्या की वृद्धि का जो समय दूसरा काल चलता है 1921 से 1951 तक, 30 वर्षों की अवधि जो भारतवर्ष में जो जनसंख्या का समय रहता है वो 25.1 करोड़ 36.1 करोड़ जनसंख्या बढ़ के हो जाती है। इस 30 सालों में भारत की 11 करोड़ व्यक्तियों की जनसंख्या की वृद्धि होती है। पता लगता है कि इस काल में जो जनसंख्या की वृद्धि का प्रतिशत रहता है वो 44% हो जाता है। इसका कारण क्या है कि धीरे धीरे मनुष्य जो है अपने प्रति सचेतन होता है, अपने कार्यों के प्रति सचेतन होता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्रियाकलापों के प्रति सचेतन होता है, कृषि में निरंतर सुधार होता है, टेक्नोलॉजी में निरंतर सुधार होता है, जिसकी वजह से जो है उसका डेवलपमेंट लगातार जो है आगे की तरफ बढ़ता है। और 1921 के बाद भारत की जनसंख्या में धीमी गति से जो बढ़ी हुई थी वो लगातार 1921 की जनसंख्या के अध्ययन का ये समय जो कहा जाता है, जनांकीय विभाजक का काल कहा जाता है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि का समय 1951 से 2011 कुल टोटल 60 वर्षों का समय हो जाता है, जो जनसंख्या वृद्धि में 84.9 करोड़ जनसंख्या की वृद्धि देखने को मिलती है। अर्थात 1951 में जनसंख्या 36.1 करोड़ थी, जो 11 में बढ़कर 121.05 हो गई। जनसंख्या की इस तीव्र वृद्धि की अवधि में जो है जनसंख्या की दशकीय वृद्धि का जो प्रतिशत रहा 7 से लेकर 18% के मध्य रहा। भारत में जनसंख्या की यह स्थिति जो है विस्फोटक वृद्धि जैसी हो गई। इसके पीछे जो प्रमुख कारण रहा वो ये हो गया कि भारत में चिकित्सीय
सुविधाओं का ज़बरदस्त सुधार हुआ और जीवन स्तर में, जन्म दर में तो वृद्धि हो गई, मृत्यु दर में भयंकर गिरावट आई, जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि विस्फोटक स्थिति में पहुंच गई। और इस जनसंख्या वृद्धि को प्रजनन प्रेरित वृद्धि भी कहा जाता है, प्रजनन प्रेरित वृद्धि। और हम पाते हैं कि 71 के बाद भारत की जनसंख्या वृद्धि दरों में गति का जो ह्रास हुआ, 61 से 71 में जनसंख्या वृद्धि जो देखने को मिलती है वो 24.8, 81 से 91 में 23.87, 91 से 2001 में जो जनसंख्या वृद्धि घटकर फिर घटती है 21.54, तथा 2001 से 11 में ये 17.6% दशकीय वृद्धि देखने को मिलती है, लगातार घटती है। भारत में जनसंख्या की गति धीमी क्रमिक दरांकी ह्रास का नवीन युग प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि लोग जो है अपनी जनसंख्या के प्रति, भरण पोषण के प्रति, पढ़ाई लिखाई के प्रति, उनको मानवीय संसाधन के रूप में खड़ा करने के प्रति लोग जो है सचेत होते हैं, जिसका परिणाम ये आता है कि लगातार जनसंख्या में भारी गिरावट भी लगातार दशकीय वृद्धि में देखने को मिलती है। भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर में अंतर्राज्यीय विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अगर हम देखेंगे तो दशकीय वृद्धि की जो दशा है वो पूरे हिंदुस्तान में निम्न प्रकार से देखने को मिलती है। सबसे पहले देखेंगे तो चलेंगे मेघालय में 2001 से 2011 के बीच में जो दशकीय वृद्धि है वो है 27.9%, अरुणाचल में 26, बिहार में 25.4, उच्च, ये अति उच्च थे, अब उच्च में चले आएंगे तो जम्मू कश्मीर 23.6, मिजोरम 23.5, छत्तीसगढ़ 22.6, झारखंड 22.4, राजस्थान 21.3, मध्य प्रदेश 20.3, उत्तर प्रदेश 20.2% दशकीय वृद्धि देखने को मिलती है। मध्यम जनसंख्या वाले राज्य जब आते हैं तो हरियाणा 19.9, गुजरात 19.3, उत्तराखंड 19.8, मणिपुर 18.6, आसाम 17.1, महाराष्ट्र 16.0%, कर्नाटक 15.6, तमिलनाडु 15.6। अब निम्न जनसंख्या वृद्धि के स्तर देखेंगे कि त्रिपुरा 14.8, उड़ीसा 14, पंजाब 13.9, पश्चिम बंगाल 13.8, हिमाचल प्रदेश 12.9, सिक्किम 12.9, आंध्र प्रदेश 11, गोवा 8.2, केरल 4.9, नागालैंड -0.6% दशकीय वृद्धि देखने को मिलती है। केंद्र शासित प्रदेश दादरा एंड नगर हवेली में जब हम चलते हैं तब हम पाते हैं 55.9, दमन दीव 53.8, पांडुचेरी 28.1, दिल्ली 21.2, चंडीगढ़ 17.2, अंडमान निकोबार 6.3, लक्षद्वीप 4.9 दशकीय वृद्धि देखने को मिलती है। इससे हम पाते हैं कि जो दशकीय वृद्धि है ये हमारे जो है इस प्रकार पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिलती है। जो निगेटिव और ऋणात्मक हम पाते हैं वो दशकीय वृद्धि -0.6% नागालैंड में रही। भारत के जनसंख्या वृद्धि के उत्तरदायी के कारण जो हैं वो जो वर्तमान समय में भारत की तीव्र जनसंख्या वृद्धि के पीछे जो सर्वप्रमुख कारण रहा वो स्वास्थ्य सुविधाओं में अत्यधिक प्रचार और प्रसार, महामारियों के गंभीर रूप पर पूर्ण नियंत्रण ले जाना, विजय प्राप्त करना, साथ ही साथ कृषि, उद्योग, व्यापार, विकास, जीविकोपार्जन के सारे संसाधनों की वृद्धि और जो है निरंतर वृद्धि होना, जिसकी वजह से भी जीवन स्तर में लगातार सुधार आता है और भारत के औसत व्यक्ति की प्रत्याशित आयु प्रति वर्ष बढ़ोतरी होती चली गई। भारत में सन 1951 के बाद हो रही जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के लिए जो कारण उत्तरदायी हैं, पहला उसमें है मृत्यु दर का कम होना। 1911 में जहां प्रति 1000 जनसंख्या के मृत्यु दर जो है 43 थी, 71 में बढ़कर 19-21 में घटकर वो 7 हो गई। बहुत भयानक चेंजिंग देखने को मिलती है। और 11 में प्रति व्यक्ति की औसत आयु 23 वर्ष जो थी 71 में 46 और 11 में 66 वर्ष देखने को मिलती है। आज हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति अपने जीवन की मिनिमम जो है
60 to 70 ईयर्स जीवित रह सकता है, रहता भी है। और मृत्यु दर में तीव्र गिरावट के प्रमाण जनसंख्या वृद्धि लगातार होती चली जाती है। दूसरा क्या है, जन्म दर का अधिक होना। तो जब हम डेथ रेट पर कंट्रोल कर देंगे तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि जो हमारे नवजात पैदा होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे। 1911 में जन्म दर हमारे पास 49 प्रति हज़ार थी, 11 में घटकर 23 हो गई। विश्व के विकसित राष्ट्रों की अपेक्षा यह जन्म दर बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसा कि पूर्व में भी आप देख चुके हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया में यह जन्म दर 10 से 20 व्यक्ति प्रति हज़ार मिलती है और हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा है। यही नहीं, भारत के जिन राज्यों में मृत्यु दर अधिक हैं उन्हीं राज्यों में जन्म दर भी अधिक मिलती है, जो भारत की जनसंख्या वृद्धि के ऊपर बल देने के लिए प्रेरित करती है। तीसरा क्या है, विवाह तथा संतानोत्पत्ति एक धार्मिक कर्तव्य। भारत में सभी व्यक्ति, चाहे वो अपाहिज हो, रोगी हो, लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, काना हो, बहरा हो, गूंगा हो, दरिद्र हो, धनवान हो, सब विवाह करना चाहते हैं और भगवान की दया से सबका विवाह हो ही जाता है। लंगड़ा लंगड़ा के साथ, अंधा के साथ अंधा, काना के साथ काना, जो जैसा है उसके साथ वैसी जोड़ी मिली जाती है। बहुत कम लोग अब जो है वो अविवाहित देखने को मिलते हैं। कारण क्या है कि आज जो है पूरी पृथ्वी पर भरण पोषण के लिए अन्न की कहीं भी कमी रही नहीं गई है। अंधा, गूंगा, लंगड़ा, बूढ़ा, बहरा, सब जो है सबको भोजन की तो जो है पेट भरने के लिए अनाज आसानी से उपलब्ध हो ही जा रहा है, इसलिए वो विवाह के सुख को भी प्राप्त कर लेना चाहता है, प्राप्त करता भी है। साथ ही साथ भारत के पिछड़े क्षेत्रों में कम उम्र में विवाह हो जाता है, संतान हो जाते हैं, जो उनकी जनसंख्या वृद्धि में जो है ग्रोथ में सहायक हैं। इसके अलावा भारतीय परिवारों में बेटों की चाहत, अगर बेटा पैदा होगा तो भारत के लोगों को वो सीधे स्वर्ग में पहुंचाएगा, और बेटी होगी तो सीधे वो नर्क के द्वार खोल के उनको नर्क में लेके चली जाएगी। इसलिए बेटी जब आती है तो वो पाताल लोक में यहाँ का आदमी चला जाता है, और बेटा आता है तो स्वर्ग लोक में जाता है। भले बेटा अपने माँ बाप की गर्दन काट के बेइज्जत करके जो है वो कहीं लेके चला जाए, बेटा आखिर घी का लड्डू है और लड़की जो है वो एक तरीके से गोबर का लड्डू है। तो बड़ा ज़मीन आसमान का अंतर है। इस जो है समाज में परिवर्तन होने में अभी भी लग रहा है कि 1000 वर्ष लग जाएंगे। नया युग आएगा तब जो है लड़की और लड़के में असमानता को दूर किया जा सकता है और जनसंख्या वृद्धि पर कंट्रोल लाया जा सकता है। वैसे असमानता हम देख सकते हैं पूरे पृथ्वी पर जो है ये असमानता है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में नारियों की जो है बहुत ज़्यादा असमानता देखने को मिलती है। परिवार नियोजन कार्यक्रमों में महिला का केंद्रित होना, ये भी देखिए एक चमत्कार ही है कि भारत के अधिकांश क्षेत्रों में परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी ही नहीं है। जब ऑपरेशन कराना होगा तो ले जाएंगे, महिला को चिरवा देंगे, क्योंकि जो है अपने ऊपर तो चक्कू चलनी नहीं है, चलनी है महिला के ऊपर, ऑपरेशन करवाना है उसका। अरे अपना कटवाओ, अपना करवाओ तो बात समझ में आए। तुम ऑपरेशन करवा लो, महिला करवाने की क्या ज़रूरत नहीं, अपने शरीर पे तो चलेगी नहीं। तो महिला केंद्रित होना है, जो कुछ भी करेगी महिला करेगी, दैट्स ऑल। पुरुषों के परिवार में नियोजन के अस्थायी तरीके के अपने में रुचि न होना, महिलाओं के परिवार नियोजन की अस्थायी साधनों को अपनाने के लिए विवश करना। परिवार कार्यक्रमों में महिला स्व केंद्रित होने से जन्म दरों में प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं किया जाता है। पुरुष को 10 महिला चाहिए और स्त्री को वो चाहते हैं कि घर से निकले भी ना, एकदम बंद कैद। शिक्षा का अभाव एवं पिछड़ापन। देश की लगभग 27% जनसंख्या जो 2011 में आज भी अशिक्षित है, जिनमें अधिकांश व्यक्तियों का यह विश्वास है कि संतान ईश्वर की देन है। निसंदेह ईश्वर की देन है, इसमें काटा नहीं जिया सकता है। बच्चों को बच्चों को कृत्रिम साधन से रोकना पाप है। लेकिन आज देखिए सोरोगेसी एक टर्मिनोलॉजी चलती है, सोरोगेसी
सरोगेसी समझेंगे आप तो सरोगेसी का मतलब होता है किराए की कोख। जिस तरीके से गाय भैंस जानवरों को इंसेमिनाइजेशन किया जाता है, सीमेन बैंक लाया जाता है, उस तरीके से अपने हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में भी बड़े लोग जो है फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस कर रहे हैं कि स्त्री और पुरुष के सीमेन को निकाल कर किसी गरीब महिला की जो है गर्भाशय में इंसेमिनाइज कर दिया जाता है। तत्पश्चात जब वो बच्चा पैदा करेगी तो उसे 2 लाख 4 लाख रुपया उसको बच्चा पैदा करने का दे दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड सरोगेसी, किराए की कोख इसको कहते हैं। तो आज जो पैसे वाला आदमी है या महिला जो पैसे वाली है, वो पेन नहीं, बच्चा पैदा करने का पेन नहीं लेना चाहती है, वो फ्रूटफुल फल खाना चाहती है, लेकिन उसका काम दूसरा कोई कर दे, बच्चा दूसरा कोई पैदा कर दे, बीज उसका रहेगा। तो ये है जो कि सरोगेसी इस प्रोसेस को कहते हैं। और बच्चा पैदा करने की प्रोसेस में भी आज टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई है, जानवरों में भी, जैसे मान के चलिए कि अब सरकार इस पर काम कर रही है कि अब बछिया ही पैदा होगी। तो बछिया पैदा होगी कि तात्पर्य ये है कि जो पुरुष का जो सीमेन है वो जो क्रोमोसोम्स हैं उसको निकाल कर फेंक दिया जाएगा और महिला सीमेन को, क्रोमोसोम्स को वो डेवलप किया जाएगा। इसी तरीके से पुरुष प्रधान समाज में महिला का जो क्रोमोसोम्स जो पुरुष में पाया जाता है उसको निकाल दिया जाएगा और पुरुष का जो क्रोमोसोम्स बच जाएगा उसको इंसेमिनाइज कर दिया जाएगा। तो ये मान के चलिए कि 100% क्या 200% लड़का ही पैदा होगा। लेकिन ये टेक्नोलॉजी अभी इंडिया में बहुत ही ज़्यादा महंगी है और ये संभव है और हो भी रहा है आज की डेट में। लेकिन दूसरी तरफ भगवान की महिमा क्या है कि अगर बच्चा नहीं पैदा होना है, न लड़की न लड़का, न ईंटा न पाथर, न कुकुर न बिलार कहते सकती एक तरीके से, तो नहीं ही होगा। तो ये भगवान की महिमा है कि जब बच्चा पैदा होगा तो वो ऊपर वाली की देन है। तो यही नहीं, देश में आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी जनसंख्या भी वृद्धि को प्रभावित करती है। डी कैस्ट्रो ने लिखा हुआ है कि अधिक संतान उत्पन्न करना भारत का एक राष्ट्रीय खेल है। भारत में निर्धनता की समस्या तीव्र गति से बढ़ना महत्वपूर्ण कारक रहा। लेखक जो है वो लोग इसलिए निर्धन नहीं हैं कि उनका परिवार बड़ा है, बल्कि इसलिए निर्धन हैं कि परिवार इसलिए बड़ा है कि लोग निर्धन हैं। ये भी जानिए कि अगर जो है अमीर आदमी, उदाहरण आपको देते हैं, धीरू भाई अंबानी को ले लीजिए, टाटा को ले लीजिए, अमिताभ बच्चन को ले लीजिए, या आपकी नज़र में जो कोई भी धनी आदमी दिख रहा हो जिसके पास क्षमता हो कि वो 1000 लोगों को एक टाइम में भोजन करा सकता है, तो आप सर्वे करेंगे कि उसके पास बच्चा ही नहीं है। क्यों? उसके पास पैसा है, बच्चा नहीं। और जब पता करने चलेंगे बच्चा जिसके पास है उसके पास पैसा नहीं है। दिस इज़ द कंट्राडिक्शन ऑफ नेचर। ये प्रकृति का विरोधाभास है। इस विरोधाभास को बहुत ही स्पष्ट रूप में हर जगह देखा और सुना जा सकता है। अशिक्षित एवं पिछड़े वर्ग के लोगों में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम सफल नहीं हो पाते हैं। अभी देखिए, पल्स पोलियो अभियान की एक कहानी आपको मैं बताऊं कि एक बार जो है पल्स पोलियो अभियान अभी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में जब जाती है पल्स पोलियो की टीम और पिलाने लगती है तो लोग कहते हैं कि हमार लइकवा नपुंसक हो जाए, लइकवे ना हुई। कितना ज़बरदस्त कंट्राडिक्शन है। जबकि पल्स पोलियो अभियान जैसा जो है लड़के की अपंगता को ख़त्म करने के लिए है और वो सोचते हैं कि अगर एक बूंद पी लेगा तो आजीवन वो नपुंसक हो जाएगा। तो इस दृष्टि को दूर करना ये अशिक्षा का बहुत ही ज़बरदस्त प्रमाण है और उनसे कोई लड़ नहीं सकता है। मनोरंजन एवं व्यवसाय के स्रोतों में कमी। देश में सस्ते एवं स्वस्थ मनोरंजन साधनों का प्रायः अभाव है। साथ ही साथ स्रोतों की भी बड़ी कमी है। बेरोजगारी की बढ़ती समस्या भी। पर्याप्त खाली समय में क्या करता है आदमी?
मनोरंजन के लिए संतान उत्पत्ति करता है। ज़बरदस्त फैक्ट्री में जाएगा, एक के बाद एक निकालेगा, एक से सुंदर और एक से शानदार निकल के आएगा। जब चाया चाया करेगा तब लगेगा अरे ये क्या आ गया, ये कहाँ से आया, खाएगा क्या। तब वो जो है जनसंख्या वृद्धि और जो है घर की वृद्धि सब हर तरीके से अकाल हो जाएगा। एक लड़का बराबर 100 रुपये की नोट। तो डॉक्टर चंद्रशेखर के शब्दों में यदि कहा जाए तो भारत में संतानोत्पत्ति सबसे बड़ा कुटीर उद्योग बन गया है भी। अशिक्षित लोग इसको कर भी रहे हैं, अपना भी रहे हैं। कुटीर उद्योग तो ज़बरदस्त चल रहा है भारत में। राजनीतिक उपेक्षा का शिकार क्षेत्र, उपेक्षा का क्षेत्र। भारत में तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए संजय गांधी के प्रयासों को छोड़कर किसी भी राजनीतिक दल या नेता ने कोई गंभीर प्रयास नहीं किया। एक इंदिरा गांधी ने नसबंदी का प्रोग्राम पुरुषों के लिए किया था, तो वो ज़बरदस्त किया हुआ था। वो पुरुषों की ज़बरदस्त नसबंदी करा रही थी, पकड़ पकड़ के करवा दे रही थी, तो वो एक काल था, तो ठीक भी था। इस तथ्य में संदेह नहीं है कि शासन करने वाला राजनीतिक दल जो होता है अपने अपने कार्यक्रमों में जनसंख्या विस्फोट के निराकरण के लिए गंभीर प्रयास किए होते तो ये स्थिति भयावह नहीं हुई होती। हमारा जो सोचना है कि यदि लोगों को शिक्षित किया जाए, लोगों को रोजगार दिया जाए, लोगों को बाजार दिया जाए, तो लोग बच्चा पैदा ही नहीं करेंगे। कुटीर उद्योग में नहीं, बड़े उद्योग में जाके लगेंगे। बड़े उद्योग में लेके जाएंगे, दिन भर आदमी काम करेगा बैल की तरह और आएगा शाम को थक जाएगा, दांत चियार के सोएगा, बच्चा पैदा करने के लिए समय ही नहीं रहेगा उसके पास। लेकिन नहीं, जब आराम से रहेगा तो फैक्ट्री में अपने जाएगा और सोचेगा कि आज शानदार उत्पादन होना चाहिए। अंडा आज हमारा जो सबसे चमकीला आएगा और मार्केट में तो ज़बरदस्त वृद्धि करेगा। तब ये दोनों में बड़ा अंतर है। तो काम आदमी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और काम के साथ साथ जब उत्पादन करेगा तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन, एग्जम्पशन एंड कंजम्पशन की ज़्यादा ज़रूरी है। जो कंज्यूम नहीं हो पाएगा तो फिर वो अपने पुरानी ढंपरा पर जाएगा और इसमें सरकार की सहभागिता ज़रूरी है। और सरकार जब जानेगी अपने मानव ह्यूमन पावर के बारे में, जब ह्यूमन पावर के इम्पोर्टेंस देगी तो नो डाउट वो बढ़कर आगे चला जाएगा। तो भारत सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण हेतु प्रभावी उपाय न किए तो उसका विश्व की महाशक्ति का जो सपना है पहले ही दम तोड़ देगा। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय में क्या क्या किया जाना चाहिए वैसे आप सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक सामान्य रूप से चल दूं। परिवार कल्याण के कार्यक्रमों का प्रभावी विस्तृत रूप में कार्यान्वयन। तो इसमें क्या है कि भारत सरकार द्वारा परिवार नियोजन, परिवार कल्याण के कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे हैं, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, जन्म दर को कम करना, परिवार की संख्या को सीमित करना। और इसके लिए जो आवश्यक कदम उठाए गए उसमें पहला ये है कि अति विश्वसनीय एवं प्रभावकारी गर्भ निरोधक उपायों की जानकारी एवं उपलब्धता प्रत्येक जन योग्य परिवारों तक निःशुल्क पहुँचाई जाए जो ये सुविधा नहीं है। कुछ बात ऐसी है कि जो मैं बता दूं तो आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे, लेकिन मैं बता नहीं सकता क्योंकि ये बात बताने योग्य नहीं है। जब ये सारी सुविधा पहुंचाई जाएगी, घर घर पहुंचाई जाएगी, तब निश्चित तौर पर मान के चलिए ज़रूरत सबको है, लेकिन वो बाज़ार में उपलब्ध है। और बाज़ार में आदमी खरीदे जाने से संकोच करता है और कहीं परिचित हो गया और पूछ लिया अरे गुरुजी तू ले लगा, गया काम, गुरुजी की तो कहानी है ख़त्म। तो गुरुजी नहीं, सब लोग मान के चलिए कि ज़रूरत सबको है, लेकिन अब ये है कि संकोच में भी आदमी जो है चला जाता है। साथ ही साथ परिवार कल्याण कार्यक्रम केवल गर्भ निरोधक साधनों की उपलब्धता में सीमित न रहकर ऐसे कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाए जो परिवार सीमित रखने के लिए प्रोत्साहित करें। उसमें शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण के कार्यक्रमों में तीव्रता लाई जाए, साथ ही साथ 200 जन योग्य परिवारों में सीमित जन्मों की जिम्मेदारी एक प्रशिक्षित महिला को प्रदान किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में अशिक्षा, सामाजिक रूढ़वादिता, अंधविश्वास को समाप्त करने हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाए। जनसंख्या के प्रभावी नियंत्रण हेतु महिलाओं को आर्थिक सामाजिक दृष्टि से संपन्न बनाना आवश्यक है। परिवार नियोजन कार्यक्रमों में महिला के साथ साथ पुरुषों की भी सक्रिय भूमिका भारत में जन्म दरों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
विवाह की आयु में वृद्धि लाना 18 से 21। अब तो निसंदेह अब तो लड़कियां भी 30-30 साल पर जो है विवाह हो रहा है, तो निश्चित तौर पर विवाह की आयु में लेट हो जाने की वजह से जो हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, अपने आप जो है जनसंख्या वृद्धि दर में ये बहुत ज़्यादा सहायक हो गया है। दूसरी बात यह है कि जब लड़की ज़्यादा पढ़ लिख लेती है तो उसके परिप्रेक्ष्य में लड़का ही नहीं मिलता है और किसी न किसी बहाने से जो है वो लेट होता रहता है। और अब आज जो परंपरा लड़का लड़की देखने की चल गई है, तो कभी लड़की रिजेक्ट करती है तो कभी लड़का रिजेक्ट करता है। ऐसी स्थिति में भी अपने आप शादी जो है 4 साल भाग जाती है, तो अपने आप लेट हो रहा है। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त फैक्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। मनोरंजन एवं सस्ते उद्देश्यपूर्ण संसाधनों का प्रसार। शहर के चौराहे से लेकर हर गांव के आंगन तक अधिकांश जन समुदाय के मनोरंजन सस्ते एवं उद्देश्यपूर्ण संसाधनों को सुलभ कराया जाए। ऐसे संसाधनों में परिवार नियोजन संबंधी निर्देशों को सहज ढंग से प्रचारित और प्रसारित किया जाए। ये जो सस्ते और सहज ढंग के मनोरंजन के प्रचार अभी तक जो हमको दिखाई दे रहे हैं वो केवल और केवल एकमात्र एक है, और वो है टीवी। टीवी के अलावा हमारे पास कोई भी संसाधन सच्चा और सरल और सीधा और सस्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि सिनेमा हम देखने जा नहीं सकते और बाकी नुक्कड़ नाटक और प्रोग्राम हमारे यहाँ होते नहीं हैं। टीवी बची हुई है, टीवी में जो चाहे आदमी देखे, चाहे जिस प्रकार का मनोरंजन ले। एक परिवार में अधिकतम 2 बच्चों की कानूनी सीमा, तो ये संभव नहीं है। चीनी गणराज्य ने इसको लगाया और इसमें इम्बैलेंस, नेचुरल इम्बैलेंस होने जाने का सबसे ज़बरदस्त खतरा है। खतरा क्या है कि वैसे अपने यहाँ भी ये कानून लगाया गया है कि 2 बच्चे से अधिक अगर रहेंगे तो उनको सरकारी सुविधा और बाकी सारी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, तो जो है उनका इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा। ये सारी सुविधाएं अपने यहाँ ये नियम कानून है 2 बच्चों के लिए। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा खतरा है, ये खतरा ये है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 बच्चे में एक लड़का एक लड़की होगा। हो सकता है कि दोनों लड़का दोनों लड़की हो जाएं, और किसी की जनसंख्या ज़्यादा हो सकती है, किसी की जनसंख्या कम हो सकती है। ऐसे नेचुरल इम्बैलेंस की स्थिति में ये प्राकृतिक नहीं है। तो ये गैर कानूनी एक तरीके से है, लेकिन फिर भी व्यवसाय और रोज़गार के अवसर को उपलब्ध कराना, ये पहले ही मैं चर्चा कर चुका हूँ कि भारत में जन्म दरों पर नियंत्रण हेतु आवश्यक है भारत में बेरोजगार दंपतियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। व्यस्त दिनचर्या, उत्तम स्तर होने से परिवारों में जो जन्म दर में एक भयंकर गिरावट देखने को मिलेगी, और इसके लिए आवश्यक है कि भारत के बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा जैसे बीमारू स्टेट्स में रोजगार उपलब्ध कराने की विशेष कार्यक्रम, विशेष सुविधा उपलब्ध कराए जाने की ज़रूरत है। आर्थिक विकास को गति प्रदान करना जो है, गति प्रदान करने के पीछे जो किसी देश के आर्थिक विकास को जन्म दर में काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। जनांकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे देश में आर्थिक विकास की सीढ़ियां चढ़ता जाता है, वैसे वैसे देश में जनसंख्या दर अपने आप कम होती चली जाती है और मृत्यु दर में भी गिरावट आती चली जाती है। यही नहीं, आज अधिकांश विद्वान इस मत से सहमत हैं कि विकास से सबसे अच्छा जो गर्भ निरोधक कोई चीज़ है ही नहीं। हम विकसित कर दें चीज़ों को, निश्चित तौर पर अपने आप जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगी। ये एकदम कटु सत्य है। दुनिया के देशों पर सर्वे आप करते हैं तब आप पाते हैं जितने भी विकसित राष्ट्र हैं उनके यहाँ जनसंख्या जो है बिल्कुल टोटल नेगेटिव है, और जब हम करते हैं और पाते हैं तो उनके यहाँ पाते हैं कि उनके लिए बच्चा पैदा करने के लिए जो है एजेंसीज़ लगी हुई हैं, सरकारें लगी हुई हैं प्रोत्साहन देने के लिए, इनाम देने के लिए, लेकिन वो पैदा ही नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो विकसित हो चुके हैं, वो सारी चीज़ों को जान रहे हैं। भारत के संदर्भ में यह कथन सटीक है, क्योंकि वर्तमान जनसंख्या की वृद्धि दर जो है वो दरें जो है गरीब तथा पिछड़े जनसमूहों में देखने को ज़्यादा मिलती हैं। दूसरी ओर जनसंख्याविद इस बात पर बल देते हैं कि जनसंख्या विस्फोट भारत जैसे विकासशील राष्ट्र के समग्र आर्थिक विकास की सबसे बड़ी बाधा है। बिल्कुल बाधा है। कोई भी प्लान अब बनाएंगे तो फेल हो जाएगा। एक परिवार में 2 बच्चे हों और एक परिवार में 12 बच्चे हों, 1 दर्जन केला ले आएंगे तो 6 पाएंगे, और 12 रहेंगे तो 1 ले आएंगे तो 1 पाएंगे। अगर उसमें भी कोई ज़बरदस्त है, वीर है, तो 6 खा लेगा, बाकी सबको आधा आधा ही पाएगा। 2 होंगे तो अब सोचिए क्या स्थिति होगी। तो इसलिए जो है कम जनसंख्या, छोटा परिवार, सुखी परिवार। तो ये कहा ही गया है, ये परिवार के लिए, पृथ्वी के लिए, राष्ट्र के लिए, पृथ्वी के लिए, संसाधन के लिए, सबके लिए
बेहतर है। और ग्रामीण भारत में बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज़ादी के 7 दशकों बाद भी आज ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स खोले गए हैं गाँव में, डॉक्टरों के अपॉइंटमेंट किए गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ की जनता इतनी ज़्यादा होशियार है कि फुल सैलरी लेगी और प्राइवेट क्लिनिक खोलकर शहरों में अपना काम करेगी। गांव में अगर चली जाएगी तो उसके बच्चे, उसका अपना स्वयं की इमेज चली जाएगी। पैसा सिर्फ चाहिए, सर्विस नहीं देना है। तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि कितना बड़ा जो है क्राइम हमारे यहाँ का आदमी करता है कि गांव में नहीं जाता है। तो जब जो है सुविधा ही नहीं उपलब्ध होती है, पता लगेगा कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर जहाँ जो है डिलीवरी की ज़रूरत है वहाँ वार्ड बॉय कर देगा, जो है महिला की ज़रूरत है पुरुष कर देगा, और इमेच्योर आदमी करेगा जिसको कुछ नहीं आता, अनट्रेंड करेगा। और डॉक्टर तो बैठा हुआ है शहर में, मौत हो गई तो पता लगा वो भी गया काम से, जो है 2 लोग जो आने वाले थे गांव से वो भी नहीं आएंगे। तो इसलिए जो ये जो स्तर है वो बड़ा ही निम्न स्तर है। शैक्षिक स्तर पर चलें तो पता लगेगा कि गांव में जो पढ़ाई लिखाई और शिक्षा का स्तर है वो बहुत ही निम्न स्तर है। जबकि सरकारें आप देखेंगे अपने आसपास के क्षेत्रों में, देख लीजिए प्राइमरी, मिडिल और जो है और स्कूलों को देख लीजिए, तो पब्लिक स्कूल सेक्टर्स के जितने भी विद्यालय हैं उनके यहाँ अनट्रेंड अध्यापक, अनट्रेंड का मतलब जो है बगैर बीएड, और हमारे यहाँ जो आ रहे हैं यूपी टेट और सेट से आ रहे हैं बिल्कुल ट्रेंड अध्यापक हैं, लेकिन पढ़ाने वाला कोई है ही नहीं। शिक्षा का स्तर जहाँ का तहाँ खड़ा है, पैसा सबको चाहिए, काम कोई नहीं करना चाहता है। जिस देश में समाज में जनसंख्या अपने काम को करने से भगेगी और पैसा लेना चाहेगी, वो समाज निश्चित तौर पर गर्त में चला जाएगा और नष्ट हो जाएगा। अपने भी नष्ट होगा, समाज भी नष्ट हो जाएगा। एवं वस्तु राजनीतिक प्रतिबद्धता एवं प्रभावी जनसंख्या की नीतियाँ। भारत में जनसंख्या नियंत्रण के लिए चीन से सबक लेते हुए राजनीतिक प्रतिबद्धता को दिखाते हुए प्रभावी जनसंख्या की नीति का अनुपालन करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। भारत के उत्तरी राज्यों में वोट बैंक की राजनीति के प्रभाव के कारण राज्य में जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रमों को कभी कभी गंभीरतापूर्वक क्रियान्वयन करने का प्रयास नहीं किया गया। यही कारण है कि उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में 2001 से 11 के बीच में 10 की वृद्धि में धीमी गिरावट देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे में राजनीतिक प्रतिबद्धता तथा प्रभावशाली नीति के माध्यम से भयंकर कमी देखने को मिली। साक्षरता तथा नगरीकरण को बढ़ावा देना। जब साक्षरता और नगरीकरण को हम बढ़ावा देंगे तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि जनसंख्या वृद्धि में भयंकर कमी आ जाएगी। जब जनता साक्षर हो जाएगी, नगरीकरण हो जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन करके जब हम डिसेंट्रलाइज कर देंगे किसी चीज़ को, गाँव में जो है औद्योगिकरण करेंगे तो शहरों की तरफ नहीं भगेगी। आदमी अपने घर में रहेगा, दिन भर खेत में काम करेगा, उद्योग के उत्पादन करेगा और बाज़ार में आसानी से चीज़ों को बेच देगा। पहले, बहुत पहले ऐसा था। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो दादी वगैरह हमारी जो थी, तो वो पहले जो खादी ग्रामोद्योग था तो लोग गांव में सूत काटते थे और सूत काट कर जो है वो ले जाके सेंटर्स पर बेचते थे गांधी आश्रम में, उसका पैसा मिलता था। लेकिन अब ज़माना धीरे धीरे बदल गया। अब ऐसी स्थिति नहीं रही। कंपनीज़ खुल गई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ खुल गई, लोगों को उन्होंने बेरोज़गार कर दिया। और जब बेरोज़गार कर दिया, आदमी जब खाली बैठा रहेगा तो मारपीट करेगा, शैतानी करेगा, एक दूसरे के पीछे राजनीति करेगा, दुनिया भर की शरारत कर सकता है, करता ही है। भारत में विवेकपूर्ण जनसंख्या नियोजन की बहुत ही तत्काल आवश्यकता है। जैसे विशाल जनसंख्या वाले राष्ट्रों में प्रति दंपति 2 बच्चों की सीमा का निर्धारण करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और जो न ऐसा पालन करे उसके सारे जो है संसाधनों को सीमित कर दिया जाए। किंतु दुर्भाग्यवश हमारी सामाजिक धार्मिक परिस्थितियां इसकी सफलता में बाधक हैं। डॉक्टर ज्ञानचंद्र का कहना है कि भारत में अत्यधिक जन्म दर के पीछे सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियां विशेष रूप से उत्तरदायी है। जैसे मैंने अभी बताया कि लड़का होगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, लड़की होगी तो जो है गर्त में लेके चली जाएगी। तो ये भी एक धर्म के पीछे है कि लड़का ही जो है आपको तारेगा।
तो ये सारी बातें हैं। भारत में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति, वैसे सोच तो रहे थे आज ख़त्म कर देते हैं, 10 मिनट और लगेगा। चलिए, भारत में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति जो है वो आज़ादी के बाद देश में जनसंख्या वृद्धि की जो दूसरी अवस्था में जब भारत ने प्रवेश किया तो पर्याप्त भोजन की उपलब्धता। क्यों? क्योंकि भारत में जो है औद्योगिक क्रांति का समय आया और उसने जो है वो हरित क्रांति का जो है बिगुल बजाया और सबको भोजन मिला। चिकित्सीय और स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हुआ, जिससे मृत्यु दर में तेज़ी से गिरावट आने लगी, जबकि जन्म दर में गति में धीमे से गिरावट आई, कम धीमा हुआ। उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर के कारण देश में जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि अनुभव की गई, जिसके कारण इस अवस्था को जनसंख्या विस्फोट की स्थिति कहा जाता है। भारत में 1951 में कुल जनसंख्या 36 करोड़ थी, 11 में जो बढ़कर 121 हो गई और 17 के में तो 135 और 40 के बीच चली गई। इस प्रकार 60 वर्षों की अवधि में 85 करोड़ जनसंख्या वृद्धि हो गई। भारत में 1991 में कुल जनसंख्या के बराबर। भारत में हो रही इस जनसंख्या वृद्धि दर को ही जनसंख्या विस्फोट की स्थिति कहा जाता है। अब चूँकि जनसंख्या विस्फोट की स्थिति को जो है लागू कैसे किया जा सकता है, कैसे जो है इसका समाधान किया जा सकता है, तो उसके पीछे कारण ये है कि सरकार जब तक सख्ती के साथ नियम और कानून नहीं लगाएगी, देश निकाला नहीं देगी, तब तक भारत में जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। और जब कर देगी, शिक्षित किया जाए, जागरूक किया जाए, काम दिया जाए और उनके जो काम के साथ उत्पाद हो उसको मार्केटिंग मिले, तो निश्चित तौर पर विकसित किया जाए। कुल मिला जुला के अगर कम शब्दों में कहा जाए तो अपने ह्यूमन पावर को विकसित किया जाए। जब हम विकसित करेंगे तो निश्चित तौर पर मान के चलिए विकसित होगा तो जनसंख्या में अपने आप वृद्धि में कमी आ जाएगी और जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगी। ये इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।